हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा ठीक उसके पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान राशि होता है, और जो समान राशि होती है उसे गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे मैं एक श्रेणी लिखता हूँ 3, 9, 27, 81, यह आपकी एक श्रेणी दी हुई है। अब देखिए इसे मैं देखूं तो इसमें से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इसमें से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो यह आपकी क्या है? जीपी में है। यह आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पद के ठीक पहले वाले पद को लेकर जब अनुपात निकाला है तो समान राशि हो रहा है, वह राशि आपकी क्या है? 3 है, और इसी 3 को हम लोग सार अनुपात यानी कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देखते हैं। मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। ठीक है, तो पहले पद की बात करें तो पहला पद तो ए ही हो जाएगा। अच्छा, मैं इस ए को ए इंटू में आर का पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ। 1 में से 1 गया 0, आर का पावर 0 1 होगा, यानी ए ही आ जाएगा आपका। चलिए A2 को ए इंटू, देख रहे हैं ना, ये आर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ये इसमें से भाग करने पे जो आ रहा है वो सार अनुपात है। अगर सार अनुपात से 3 में गुना करते तो ये पद आ जाएगा, फिर 3 से गुना कर देंगे तो ये पद आ जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये पद आ जाएगा, देख रहे हैं ना। यानी सार अनुपात को गुना करने से अगला पद आते जाता है। तो पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा, सार अनुपात से गुना कर दिए। अच्छा, इसे मैं ए आर का पावर 2 - 1 भी लिख सकता हूँ। A3, इस देखिए इससे अगला पद तो दूसरा पद ए आर है तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, एक बार और आर से गुना कर दिए, और इसे मैं ए आर का पावर 3 - 1 भी लिख सकता हूँ। देखो घटेगा तो 2 ही ना आएगा। चलिए अगला पद यानी चौथा पद क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब, इसमें आर से गुना किए तो अगला पद आ गया। चलिए तो ए आर का पावर 4 - 1 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए nवां पद की बात आ गया तो ए आर का पावर क्या देख रहे हैं? पावर में से एक घट जा रहा है यहाँ पे, यानी कि n - 1। तो ये एक व्यापक फॉर्मूला निकल गया जीपी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है, मैं लिख सकते हैं कि जहाँ ए का मतलब है प्रथम पद, और n क्या है? पदों की संख्या, और r क्या है? सार्व अनुपात, और यहाँ पे एन क्या है? nवां पद या अंतिम पद के नाम से भी कभी कभी इसे यूज किया जाता है। चलिए अभी हमने आर के लिए बताया कि पहला जो पद लेंगे उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात। अगर मैं दूसरा पद लेता हूं तो पहले पद से भाग कर दूंगा तो सारा अनुपात निकल जाएगा, या तीसरा पद लेता हूं तो दूसरे पद से भाग करूंगा, चौथा पद लेता हूं तो तीसरे पद से भाग करूंगा तो सारा अनुपात निकलेगा। यानी कि एक व्यापक रूप देखा जाए तो AK+1 बटा में AK, जो पद लेंगे उसके ठीक पहले वाला पद के साथ जो अनुपात निकालेंगे वही आपका सार अनुपात होता है। समझ गए? चलिए अब गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद में एक निश्चित राशि से गुना या भाग कर दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी में होगी। तो मैं यहाँ पे एक जीपी ले लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यह आपकी क्या है? एक जीपी है। जीपी में है ना जी, दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ आप क्या देख रहे हैं? किसी एक निश्चित संख्या से गुना या भाग किया जाए तो मैं पहले गुना वाला चेक करके दिखाता हूँ। मैं के से गुना करता हूँ, के से गुना करने पर भाग वाले के लिए भाग कर देते हैं, या गुना वाले के लिए गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो श्रेणी होगी वह ए आर स्क्वायर के, ए आर क्यूब के, यही ना होगी। चलिए अब इसको चेक करना है कि ये जीपी में है कि नहीं। तो सार अनुपात निकालने से पता चल जाएगा। अगर सार अनुपात हर एक स्थिति के लिए समान है तो जीपी में हो जाएगा। ए आर के और बटा में ए के से ए के कट जाएगा, आर आ जाएगा। या हम लोग सार अनुपात निकालने के लिए A3/A2 भी कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ए आर स्क्वायर के और बटा में ए आर के। यहाँ देखो एक आर से एक आर कट गया, आर बचा, समान आ गया। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद में के से यानी एक निश्चित राशि से
एक निश्चित राशि से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त जीपी भी है ना, प्राप्त श्रेणी भी ऐसे कर देते हैं, प्राप्त श्रेणी भी, इस तरह से ठीक रहेगा, प्राप्त श्रेणी भी जीपी में होगा। इसी तरह से हम लोग भाग वाला भी यहाँ गुना की जगह भाग कर देते हैं, हमारा सिद्ध हो जाता। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के पदों का व्युत्क्रम भी जीपी में होता है, इसे हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब जीपी में है, यह जीपी में है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे जीपी के पदों का व्युत्क्रम, पदों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर 1/ar क्यूब, इसे हमें चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से सार अनुपात निकालने से पता चल जाएगा, सार्व अनुपात निकाल के हम लोग पता कर लेंगे। चलिए, तो 1/a बटा में 1/a, ए से ए यहाँ कट गया, 1/r आया, या हम लोग a3/a2 भी कर सकते हैं, 1/ar स्क्वायर बटा में 1/ar, ए से ए गया, एक आर से एक आर गया, तो यहाँ भी 1/r आ गया, तो दोनों जगह सार अनुपात समान आ गया। इसलिए किसी जीपी के पदों का व्युत्क्रम भी जीपी में होता है, हमने साबित कर दिया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना जीपी का प्रथम पद a है, प्रथम पद a, और सार्व अनुपात r है। माना जीपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है। प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि मैं Sn बराबर में लिख सकता हूँ a प्लस ar, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे यह कहाँ तक चला जाएगा, आपके n पदों तक, ar का पावर n-1। ठीक है, ये समीकरण मैं 1 ले लेता हूँ, इसमें r से गुणा करता हूँ, r से गुणा करने पर, तो r से गुणा करिएगा तो हो जाएगा यह Rsn ar स्क्वायर ar क्यूब ar का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, ar का पावर n। यह दूसरा समीकरण ले लेता हूँ। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पे जब ये आरवा पद है तो इसके ठीक पहले वाला पद क्या होगा, यहाँ पे अगर चाहूँ लिखना तो ar का पावर n-1 होगा, जैसी बात होगा ना। चलिए, इसके ठीक पहले वाला पद ये ना होगा। चलिए तो लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप समीकरण 1 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 1 घटाओ। चलिए मैं Sn पहले में से दूसरे को घटा देता हूँ, ar स्क्वायर ar का क्यूब ar का पावर n-1, और फिर Rsn, फिर इसको ar के सामने ही लिखते हैं, ar प्लस ar स्क्वायर ar क्यूब, ar का पावर 4 भी होगा, डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, ar का पावर n-1 और प्लस में ar का पावर n, ये ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे साइन बदलते हैं, माइनस 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 माइनस, देखो ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं s माइनस आर एस एन, एस एन माइनस आर एस एन बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर a बचा और माइनस का यहाँ बचा ए आर का पावर n, a यहाँ कॉमन, यहाँ एस एन कॉमन, तो एस एन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस आर बचेगा, और बराबर में यहाँ पे a कॉमन होगा तो 1 माइनस आर का पावर n बचेगा, इसको ले जाएंगे भाग में, तो एस एन बराबर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n और बटा में 1 माइनस आर।
तो ये आपका SN निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे? तो जब हमें पदों का योग निकालना हो, है ना, योग निकालना। तो इसे हम लोग एक और रूप से लिख सकते हैं। अगर मैं समीकरण 2 में से ना समीकरण 1 को घटाता तो वहां SN बराबर आ जाता है A इंटू आर का पावर n-1 बटा में r-1। ठीक है, तो यह दोनों फॉर्मूले इस तरह से हो गए। तो आपको एक चीज बता देता हूं, आप ध्यान रखना कि अगर r का मान 1 से छोटा हो तो ये वाला इस्तेमाल करना, और r का मान 1 से बड़ा हो तो ये वाला इस्तेमाल करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर r का मान 1 से छोटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, r अगर 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो आप दोनों में से कोई हो सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन माइनस में नहीं है, इसीलिए मैं ये बता रहा था, अंदर माइनस में नहीं है। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर r का मान 1 से छोटा हो तो यह वाला यूज करना, और r का मान 1 से बड़ा हो तो यह वाला फॉर्मूला यूज करना। ऐसे हम लोग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, r का मान 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। ठीक है, अगर 1 के बराबर हो तब क्या होगा? आप सोच रहे होगे कि सर अगर मान लीजिए r का मान 1 के बराबर हो गया तब क्या होगा? तो देखो, r बराबर 1 होने से कोई दिक्कत नहीं है, तब SN बराबर में देखो क्या हो जाएगा, a r के जगह 1 हो जाएगा, 1 का पावर n। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप रखोगे, अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, 1 रखने से गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना, ऊपर भी 0 और नीचे 0, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर r 1 के बराबर नहीं है तभी इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर r बराबर 1 हो तब क्या आएगा? अब ये सोच रहे होगा ना कि यदि r 1 के बराबर हो तब क्या होगा सर? तो देखो, जब r 1 के बराबर होगा, r बराबर 1 होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर SN बराबर में लिखा था a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक गए थे, AR का पावर n-1। अगर r बराबर 1 रखोगे तो SN बराबर में हो जाएगा a प्लस, यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा, 1 रखने से कोई फर्क पड़ेगा, a आ जाएगा, a आ जाएगा, ये n टाइम्स है तो SN बराबर में हो जाएगा NA। यानी अगर r बराबर में 1 हो, r का मान 1 हो तो SN बराबर में NA फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, सम ऑफ n टर्म्स के लिए 3 फॉर्मूले मैंने बताया। अगर r का वैल्यू 1 के बराबर हो, तो यदि r इक्वल टू 1 हो तो हम लोग SN बराबर में प्रयोग करेंगे NA। यदि r का मान 1 से बड़ा हो तो SN बराबर में प्रयोग करेंगे a इंटू में r का पावर n-1 बटा में r-1। यदि r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो SN बराबर में प्रयोग करना a ब्रैकेट में 1 माइनस r का पावर n बटा में 1 माइनस r। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, r का वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है, यानी 1 से छोटा या 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर होगा तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट में GM इसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है और होता क्या है। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि A तथा B के बीच एक संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं के बीच G रखने पर प्राप्त अनुक्रम GP में हो जाए तो G को A तथा B का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यानी कि अगर मैं A, G और B यहाँ का दूं कि GP में है, यह GP में है, तो यहाँ पर G जो होगा A और B का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो GP में होगा तो आपको पता है A2 बटा A1 बराबर में A3 बटा में A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं G स्क्वायर बराबर में B, यानी कि G बराबर में आ जाएगा रूट अंडर AB। यानी कि अगर दो संख्याओं के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो उनके रूट का गुणनफल जो होगा वह आपका GM होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। चलिए समझ गए। अब मान लेते हैं कि A तथा B के बीच N हमें ज्योमेट्रिक मीन रखना है। माना A तथा B के बीच, ऐसे कर लेते हैं, B के बीच N ज्योमेट्रिक मीन कौन कौन से हैं? G1, G2,
G1 G2 G3 डॉट 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 कहाँ तक Gn है। तो n ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि हमारे यहाँ से GPA G1 G2 G3 Gn और कहाँ तक B तक है। यह GP है, यह हमारा GP हो गया। ठीक है। अच्छा, जब GP यह हुआ तो इसमें पदों की जो संख्या होगी, पदों की संख्या होगी वह n+2 होगी, क्योंकि ये पहले से आपके n पद रखे जा रहे हैं और A और B ये दो पद एक्स्ट्रा है, तो n+2 हो जाएगा। चलिए, तो पदों की संख्या n+2 हो जाएगा। तो और ये आपका B क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा, ये इसका अंतिम पद होगा। ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जो है आपका B है। तो फॉर्मूला जानते हैं, A R के जगह यहाँ R का पावर n-1 यानी कि n+2 -1 बराबर में B। समझ गए ना, अंतिम पद के लिए A R का पावर n-1 होता है, तो n के जगह n+2 आएगा ना जी। चलिए, तो यहाँ से A भाग में ले जाओ, R का पावर यहाँ क्या हो जाएगा n+1 बराबर में B/A, यानी कि यहाँ से R बराबर में आ जाएगा B/A का पावर 1/में n+1, ये सार अनुपात निकालने के लिए। अब देखिए GP का यह G1 जो है दूसरा पद होगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा AR, यानी A इंटू B/A का पावर 1/में n+1। G2 या इस GP का तीसरा पद होगा, तो इसे मैं AR² लूंगा, AR² लूंगा, तो हो जाएगा A इंटू में B/A का पावर 2/में n+1। ठीक है। उसी तरह से G3 बात करूं तो यह GP का चौथा पद है, तो आपका AR³ होगा, यानी A इंटू B/A का पावर क्या हो जाएगा जी 3/n+1। उसी तरह से आगे मैं बढ़ता जाऊं तो यहाँ से एमवा पद जो होगा AR का पावर n हो जाएगा, यानी A इंटू B/A का पावर n/में n+1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे आगे एक्सरसाइज में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो मान लेते हैं, माना A तथा G दी हुई दो धनात्मक संख्याओं या दो वास्तविक संख्याओं, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं, ऐसे कर सकते हैं, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं A तथा B के बीच क्रमशः समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन तथा ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, यानी A जो है अर्थमेटिक मीन है और यह जो G देख रहे हैं ये आपका G है, यह G जो है आपका ज्योमेट्रिक मीन है। A और B का अर्थमेटिक मीन A है और G जो है ज्योमेट्रिक मीन है, यानी A बराबर में है A+B/2 अर्थमेटिक मीन और G बराबर में है √AB। ठीक है। अब देखिए हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल के देखते हैं, A-G यानी A+B/2 और फिर माइनस का √AB। A-G बराबर में, यहाँ एलसीएम लेते हैं 2 A+B माइनस का 2√AB। A-G यहाँ देखो, इसे मैं √A का स्क्वायर कर सकता हूँ और B को √B का स्क्वायर कर सकता हूँ, -2 इंटू √A इंटू √B और बटा में 2। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। A-G बराबर में, यहाँ देखो ऊपर क्या हो जाएगा √A माइनस √B का होल स्क्वायर और बटा में 2। तो देखो ये स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 0 और 0 से बड़ा होगा, यानी A-G 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, यानी अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन में। यानी हमने यहाँ पे एक संबंध दर्शा दिया कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या कभी कभी बराबर हो जाता है। जब R का वैल्यू 1 होगा ना, तो उसके लिए अगर मान लो मैं 2 2 2 2 2 लिख दूं तो यह आपका AP भी है और यह आपका GP भी है। ठीक है, देख रहे हैं ना, आपका GP भी हो जाएगा और AP भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ D भी 1 है, R भी 1 है, D 0 है और R 1 है। और इसको देख लो, आप इसका कोई भी पद निकाल के देख लो, अगर मैं पांचवा पद निकालूंगा तो पांचवा पद 2 होगा
और जीपी का भी 5वां पद निकालूंगा तब भी 2 ही होगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ बराबर आ गए। तो कभी कभी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल भी हो जाते हैं। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है। समझ में आया ना? तो यही आपके प्रॉपर्टीज थे। मैंने सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब सीधे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स आप जाके डाउनलोड और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।